नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका 13वां सेशन है और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि हमने पहले सूत्र में पढ़ा कि अब हम योग अनुशासन पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उस निरोध से क्या होता है तो तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है तो चौथे सूत्र में बताया यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित ना हो तो खुद को वृत्तियों के सदृश ही मानने लगता है, फ्लक्चुएशंस मॉडिफिकेशंस के सदृश मानने लगता है। फिर ये वृत्तियां कितने प्रकार की हैं तो पांचवें सूत्र में उन्होंने बताया ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और हर प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होता है। छठे सूत्र में उन्होंने वृत्तियों के नाम बताए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। सातवें सूत्र में उन्होंने प्रमाण को समझाया, आठवें में विपर्यय को समझाया, नवें सूत्र में उन्होंने विकल्प को समझाया, 10वें सूत्र में उन्होंने निद्रा को समझाया, 11वें सूत्र में उन्होंने स्मृति को समझाया और आज हम उसी 11वें सूत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सेशन हमने ये जाना था और हमने ये पढ़ा था कि स्मृति कई प्रकार की होती है। हमने जाना था स्मृति सेंसरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी जाना था कि स्मृति को दूसरे आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। उसमें हमने देखा था कि स्मृति जेनेटिक होती है, स्मृति सेल्युलर होती है, एलिमेंट्री होती है, कार्मिक मेमोरी और अन्य प्रकार की हमने मेमोरीज पे चर्चा की। तो आज हम उसी में जेनेटिक मेमोरी जो हमने पिछले सेशन में पढ़ना शुरू किया था उसको आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो जेनेटिक मेमोरी है, जो डीएनए से हमारे अंदर हमारे पूर्वजों से आती रही है, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, हमने उसके बेनिफिट्स भी जाने थे और हमने समस्याओं पे भी चर्चा की थी। तो समस्याओं में हमने पहली चर्चा की थी हिडन लॉयल्टीज, छुपी हुई निष्ठाओं पे। आज वहां से थोड़ा सा आगे बात शुरू करेंगे। पहली समस्या तो छुपी हुई निष्ठाएं हैं जो जेनेटिक मेमोरीज के कारण हमारे अंदर आ जाती है। दूसरी को इट इज कॉल्ड बाइंडिंग लव, बांध लेने वाला प्रेम। प्रेम अच्छा होता है पर प्रेम बांध लेता है। तो जब हिडन लॉयल्टीज होती हैं तो प्रेम कैसा होता है, वो बाइंडिंग लव हो जाता है, वो बांध लेता है हमें। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा मेरे जीवन में मैं जिस भी चीज से गुजर रहा हूं, गुजर रही हूं, वो सब मुझे बिलोंग करता है, वो मेरे जीवन की यात्रा है, मैं सक्षम हूं उसको वहन करने में, मुझ में स्ट्रेंथ है, मुझ में शक्ति है उसे ठीक करने की। तुम मुझे प्रेम करते हो पर मेरा दर्द मेरा है, ये तुम्हें बिलोंग नहीं करता और मैं अपने दर्द और दुख को वहन करने में सक्षम हूं। ये बताने से बच्चों में ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि माता पिता का दुख वो रिलेट करके अपने ऊपर बाइंडिंग लव नहीं लाते। इसीलिए इस तरह स्पष्ट करना बेहतर होता है। तीसरी समस्या जेनेटिक मेमोरी में ये भी होती है कि हम एंसेस्टेरियल बैगेजेस लेके चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने जितनी भी हमें खूबसूरत चीजें हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है। इसके साथ कुछ कमियां भी उसी डीएनए के थ्रू हम तक आ जाती हैं। जैसे क्या क्या पूर्वजों के बैगेज हम तक पहुंचते हैं, फियर, डर। हमारे पूर्वज अगर किसी चीज से डरते थे तो बहुत संभावना है कि वो डर हमारे अंदर भी आ जाए। हमने पिछली बार हिडन लॉयल्टीज में इसमें बात की थी। गिल्ट भी जनरेशंस तक चलता है, शेम, रेज, गुस्सा, फीलिंग्स, सैडनेस, दुख भी। इवन डाइवोर्सेस के पैटर्न्स आपको दिखेंगे कई परिवारों में, जनरेशंस दर जनरेशन डाइवोर्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स के पैटर्न आपको दिखेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर को भी आप उसके भी पैटर्न देखेंगे, जेनेटिकल पैटर्न। एग्रेशन, गुस्सा भी आप देखेंगे कि वो भी जेनेटिकल आपको दिखता है कि
कई जनरेशन से इनके परिवार में गुस्सा बड़ा तेज। इवन कई जगह तो मर्डर्स तक के पैटर्न्स देखे गए। सो ये सब चीजें भी हमारी एंसेस्टेरियल बैगेजेस होती हैं। जीवन का हर इशू किसी न किसी टिश्यू को प्रभावित करने लगता है और इस तरह से वो हमारे डीएनए तक में डिकोड हो जाता है। इसीलिए यह बेहतर है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें और इन बैगेजेस से मुक्त हो। कैसे किया जाता है ये, अब थोड़ी बहुत हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे इस जेनेटिक मेमोरी की दुष्प्रभावों से हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। उसके सदप्रभाव तो हम हैं ही, पर जो दुष्प्रभाव है, एक आधुनिक विज्ञान है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स इस विचारधारा का है कि यदि आप अपने विचारों को बदलते हैं तो धीरे धीरे आप में जीन्स में तक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। यू कैन recode your genes. So if you change your thoughts, your gene may also start changing. That is, the science is called epigenetics. So क्या किया जाना चाहिए? ये जो ancestral baggages है, binding love है, hidden loyalties है, इनको रिलीज करने के लिए कुछ सिद्धांत हमें याद रखने चाहिए हमेशा। पहला सिद्धांत, सभी का स्थान। ये पहला सिद्धांत है, बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। जो भी परिवार में पैदा हुआ है, सभी का परिवार में स्थान है अनकंडीशनली। वो दुर्दांत रहा हो या संत रहा, वो इस परिवार में पैदा हुआ है, वो इस परिवार का पूर्वज है। हर व्यक्ति का स्थान होगा। जो पहले पैदा हुआ है या जो पहले कंसीव हुआ है, प्राथमिकता उसको मिलेगी। यही महाभारत के युद्ध की एक विडंबना थी। युधिष्ठिर पहले पैदा हुए थे, पर गर्भ में पहले दुर्योधन आए थे। तो चूंकि दुर्योधन गर्भ में पहले आए थे, तो शास्त्र अनुसार दुर्योधन बड़े हुए, पर कुछ कारणवश युधिष्ठिर पहले पैदा हुए, तो इसीलिए युधिष्ठिर बड़े माने गए। दुर्योधन का ये प्ली रहा पूरे महाभारत में कि बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैं पहले गर्भ में आया था। सो जो सबसे पहले गर्भ में आया वो सबसे बड़ा। वो जिया नहीं जिया, कब पैदा हुआ, जब जैसे ही किसी की धड़कन आई, वो आपके परिवार में उसने दर्ज किया। वो आपका एंसेस्टर है, वो आपके पूर्वज है। सो उनको याद में भी प्राथमिकता, नाम पहले उनका लिया जाएगा। योग्यता अनुरूप नाम नहीं होगा, कंसेप्शन अनुरूप नाम चलेगा। जो सबसे पहले है, जब भी आप पूजा करें उसी ऑर्डर में लोगों को याद करें जिस ऑर्डर में वो धरती पे आए थे। एक फैमिली ट्री बनाइए, जिसको जीनोग्राम भी कहते हैं, बनवाइए घर में। स्कूल वाले आजकल बड़ा अच्छा काम करते हैं, बच्चों से बोलते हैं जीनोग्राम बनवाइए, माता पिता दोनों तरफ का एक जीनोग्राम बनाइए। देखिए व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ बर्थ, कैसे कैसे लोग आए थे। बच्चा रिलेट कर पाएगा कि वो एक महान ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। यही तो महाराणा प्रताप कहा करते थे कि मैं कोई भी कार्य करने से पहले सोचता हूं कि मेरी इतने पूर्वजों ने जो महान कार्य किया है, कहीं मेरा कोई कार्य उसको तो कलंकित नहीं करेगा, और आने वाली जनरेशंस को मैं क्या उत्तर दूंगा यदि मैं ये करता हूं, और आज इस देश समाज को मैं क्या उत्तर दूंगा। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से जुड़ जाता है बच्चा, जब आप उस जीनोग्राम को बनवाते हैं। इसीलिए श्राद्ध का भारत में बड़ा महत्व है। उसमें हम सबको याद करते हैं, अपने पूर्वजों को। बच्चों को उसका महत्व समझाइए, वो रुचि लेंगे इसमें। तर्पण करते हैं, हम उनको फिर से याद करते हैं, जैसे पूरे मन से, जैसे वो जीवित हमारे बीच में हो। हम कई तरह के कर्मकांड करते हैं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, उनको कुछ कहानियां सुनाते हैं, ये मान के चलते हैं कि 2 दिन 3 दिन जब भी हैं वो विराजित हुए हैं श्राद्ध पक्ष में। एक उत्सव मनता है, जैसे बाहर से सारे पूर्वज घर में आए, वो माहौल बनाइए। उससे बच्चे प्रेरित होंगे, लगाव परिवार में और बेहतर होगा। विदेशों में एक अच्छी परंपरा है, हालांकि उसका रूप थोड़ा अलग है। वो हेलोवीन जो है, बच्चे पूर्वजों का रूप ले लेके चलते हैं, भूतों का रूप बना लेते हैं। आप उस परंपरा को अलग रूप से मना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे जुड़े उससे। बाइबल में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सिंस ऑफ द फादर शैल बी विजिटेड अपॉन द सन 1,000 times।
पिता के सिन भी बच्चों तक पहुंचेंगे हजारों बार। तो जो व्यक्ति आपके परिवार से निष्कासित है, वह भी अपनी ऊर्जा आने वाली किसी जनरेशन से कनेक्ट कर लेता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति को निष्कासित कर दिया, उसने कोई गलत कार्य किया था, अगर आज भी उसका रीबर्थ नहीं हुआ है, उसकी सोल अभी भी कनेक्टेड है आपके परिवार से, तो हो सकता है आने वाली किसी नस्ल, किसी बच्चे से उसकी सोल कनेक्ट करे, उसको प्रभावित करे, और उस बच्चे में भी आपको किसी एक गलत फोरफादर के रिफ्लेक्शंस दिखने लगे, आदत खराब होने लगे, ड्रग में चला जाए, कोई कमियां हो, वो आपको दिखने लगेगी। इसको हम कहते हैं ये उन पर गया है, जो लोकल भाषा में हम कहते हैं, ये वही डीएनए ट्रांजिशन है। इसीलिए वो हो सकता है वो उनके पूर्वजों के पैटर्न को ले ले। इसीलिए जरूरी है कि ये सब कुछ कंसिलेशन हो, प्रॉपर सेटलमेंट हो। भगवान राम ने जब अपना वनवास पूरा किया और सब कुछ जब सेटल हुआ, दशरथ बड़े प्रसन्न होकर, दशरथ ने बड़े प्रेम से राम को वरदान दिया कि क्या मांगते हो। तो राम ने यह वरदान मांगा, हे पिता, मेरी मां को तो आप माफ कर दीजिए। दशरथ की मृत्यु हो गई पर उन्होंने कैकेयी को माफ नहीं किया, मेरी लाश तक को ना देखे, ऐसा बोल के वो गए थे। इतना क्रोध था। पूर्वज जब क्रोध में रहते हैं तो आने वाले वंश प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कैकेयी और मंथरा को मन से माफ करें, और ये रिकंसिलेशन किया परिवार का, सबने एक दूसरे को माफ किया। दशरथ की आत्मा से कैकेयी ने माफी मांगी। इस तरह से ये जरूरी है कि हम रिकंसिलेशन करें परिवार में। कहीं कुछ हुआ, उन्हें माफ करें, उनसे माफी मांगे, मन से उन सब चीजों को हटा दें। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, सभी की अपनी अपनी किस्मत। सभी की अपनी अपनी किस्मत। हर व्यक्ति यहां अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आया है। मैं किसी भी दूसरे के कर्म फल को इतना सा भी नहीं रोक सकता। ये कहना कि पिता आप मर नहीं सकते, माता आप जा नहीं सकती मुझे छोड़ के, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है बहुत पेनफुल है, हम पे गुजरा है, हम अनुभव से बता सकते हैं। बट भले ये पेनफुल है, ये सृष्टि का विधान है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आएगा और फिर चला जाएगा। वो अपनी किस्मत को, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार आएगा और जाएगा। हमें अपनी एनर्जी वहां ब्लॉक नहीं करनी कि आप कैसे जल्दी चले। जल्दी हो गए आपको कैसे पता, वो इतने ही समय के लिए आए थे। तो हमें उनकी ऊर्जाओं को भी मुक्त करना होता है। हमें उनकी ऊर्जाओं को भी मुक्त करना होता है। अगर हम लगातार उन्हें जोड़े रखेंगे, उनकी ऊर्जाएं यहां ब्लॉक होंगी, उनकी यात्रा बाधित होती है। When we don't expect, जब हम उनके एक्सेप्ट करते, उनके फेट को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी किस्मत को, उनके प्रारब्ध को, तो क्या होता है, हम डिप्रेशन में आने लगते हैं। उनकी ऊर्जा तो ब्लॉक करते ही करते हैं, हमें भी डिप्रेशन होने लगता है। और हमारा डिप्रेशन हो सकता है सबकॉन्शियसली अगली जनरेशन तक पहुंचे। इसीलिए सिद्धांत नंबर 2, सब अपने अपने प्रारब्ध को भोगने आए हैं। हम सब एक घर में एक छत के नीचे हैं, पर अलग अलग यात्राओं के यात्री हैं, ये याद रखें। तीसरा सिद्धांत, सभी से संतुलन। सभी से संतुलन। जब भी आप किसी से कुछ लेते हैं तो ये ऊर्जा असंतुलन है। हमेशा कुछ ना कुछ लौटाएं जरूर। ये जीवन में गांठ मानिए, किसी से कुछ भी लिया हो, लौटाना मस्ट है। कुछ नहीं कर सकते तो सदव्यवहार से लौटाएं। कुछ नहीं कर सकते, साष्टांग प्रणाम से लौटाएं, अभिवादन से लौटाएं, मुस्कुराहट से लौटाएं, उसको लौटाएं जरूर, नहीं तो ये ऊर्जा असंतुलन है। जब भी आप लेते हैं और देते हैं तो आपसी सम्मान बना रहता है, ठीक। पर होता यह, अगर हम इसको डिसबैलेंस करें, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर आप हमेशा लेते ही रहे और दूसरा वाला हमेशा देता ही रहे, तो एक व्यक्ति गिवर रोल में हो गया। कई रिलेशनशिप में होता है, कई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में होता है, कई भाई बहन रिलेशनशिप में होता है, कई रिलेशनशिप में होता है कि एक व्यक्ति गिवर रोल में और दूसरा केवल रिसीवर रोल में है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो गिवर रोल में है, भले वो प्रेम दे रहा है, डिवोशन दे रहा है,
टाइम दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, मनी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, कुछ भी जो लगातार ही गिवर रोल में है, तो क्या होता है रिलेशनशिप में, क्या होने लगता है? जो लगातार गिवर रोल में रहता है उसको लगता है कई बार कि वो एक्सप्लॉइटेड हो रहा है। ठीक, कई बार उसे लगता है मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा कई बार घरों में लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं कह के कि मेरी मेहनत की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई अप्रिशिएशन नहीं है, और वो उनको लगता है कि मुझे उस अनुसार प्रेम और सम्मान भी नहीं मिलता। उनको शहीद जैसा महसूस होता है, एंड दे बिकम बेगर ऑफ लव। वो प्रेम के बेगर बन जाते हैं। ठीक, मैंने इतना किया तो भी मुझे उतना प्रेम नहीं मिलता जीवन में। तो जो देने वाला है धीरे धीरे उसके मन में ये सब बातें आने लगती है। आई हैव डन इनफ फॉर यू बट स्टिल आई डोंट गेट इनफ लव। ठीक, अगर आपको बचपन में जब आप छोटे थे खूब सारा दिया गया और आपने कुछ नहीं लौटाया, आपके माता पिता को ऐसा संस्कार नहीं दिए गए, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर ग्रीडी बन जाते हैं। उन्हें सब कुछ चाहिए, उन्हें चाहिए ही चाहिए। जो हालांकि ये बात अलग है, जो सबको देते हैं उनको ये कायनात देती है, हमेशा देती है, पर फिर उनको कायनात से कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर वो कायनात से कनेक्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है, वो हमेशा उसी व्यक्ति से अपेक्षा करते रहते हैं कि मैं इतना दे रहा हूं, ये कुछ नहीं दे रहा, ये चुकाए, ये लौटाए, किसी भी रूप में, प्रेम में, सम्मान में, समय के रूप में। ठीक, तो ये तो उसके साथ होता है जो दे रहा होता है। जो लगातार लेता ही जा रहा है, रिसीवर रोल में है, उसके साथ भी थोड़ी मुश्किल होती है। उसमें गिल्ट आने लगता है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कम होने लगता है। ठीक, और कई बार वो ओवर डिमांडिंग भी हो जाता है। तो ये ऊर्जा डिसबैलेंस है। हर रिश्ते में, हर जगह ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए। ये अगला सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है रिश्तों में। सभी से संतुलन, ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए। कहीं से ले रहे हैं तो दीजिए भी। चौथा सिद्धांत, सभी समाहित। सभी समाहित, इसका क्या मतलब? लॉ ऑफ पोजिशनिंग यू कैन कॉल इट। ठीक, हर व्यक्ति का एक राइटफुल प्लेस होता है परिवार में। ठीक, मान लीजिए कई बार कोई बड़ा व्यक्ति है, उम्र में बड़ा है, पर वो डम निकल गया, अयोग्य निकल गया, और जो छोटा भाई है, बहन है, वो बड़ी योग्य निकल गई। पर यह ध्यान रखना चाहिए छोटों को कि वो बड़ों का वो सम्मान करें जो उनको करना चाहिए, भले वो बिल्कुल अयोग्य हो, पर उनका इसीलिए जरूर सम्मान करें कि वो आपसे पहले इस धरती पे आए थे, वो आपके परिवार का एक हिस्सा है, तो उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक, इवन इन ऑर्गेनाइजेशन भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन में पहले जिसने ज्वाइन किया उस आधार पर नहीं, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उसको हमेशा उन लोगों के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। परिवार में जो पहले पैदा हुआ है उसको हमेशा पहले याद किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसे हमेशा पहले याद किया जाना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन या घर बैलेंस रहते हैं, सभी समाहित। ये चौथा सिद्धांत है। पांचवा, सभी बराबर और समान। घर में महिला हो या पुरुष हो, सब बिल्कुल समान हो, सबका समान सम्मान हो, मेल फीमेल को बराबर रिस्पेक्ट मिले, जैसे शिव और शक्ति, तब परिवार में बैलेंस होना शुरू होता है। ठीक, और 4 लेवल के रिचुअल्स आप करना शुरू कीजिए। जिस लेवल का अहंकार हो वैसा रिचुअल। लेवल 1, ये हमने 5 सिद्धांत बता दिए। हम आपको बता रहे हैं जेनेटिक मेमोरीज कैसे रिलीज की जाती है। आपकी किसी पूर्वज से नाराजगी है, कोई भी व्यक्ति, पूर्वज मतलब जो आपसे पहले आया, बस सीधी सी बात, तो कैसे किया जाए? इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने, कर्म कांडों ने इतनी सारी चीजें सोच के रखी। लेवल 1 तो क्या है, आप केवल गर्दन झुकाएं, नमस्ते करें। पर लेवल 2, आप और हम्बल होना चाहते हैं तो आप अपनी कमर से पूरा झुक के नमस्कार कीजिए। पूरा कमर से झुके, गर्दन नहीं, कमर से झुके पूरा। लेवल 2। लेवल 3, सम्मान देने का। घुटनों पे बैठ के आप उनका सम्मान करें। नील डाउन, नीज पे बैठिए और दोनों हाथ ऊपर करके ये महसूस कीजिए कि मैं छोटा हूं और आप बड़े हैं। ठीक, माता पिता से अगर कोई नाराजगी हो, नील डाउन, घुटनों पे बैठ के वो प्रेम फिर से मांगिए। ठीक,
और चौथा लेवल है साष्टांग प्रणाम, सारे अंगों के साथ प्रणाम, पूरा नाक आपकी जमीन पे टच होती है। यह समर्पण का अति है, ये सम अल्टीमेट सरेंडर, कंप्लीट ह्यूमिलिटी। आई सरेंडर एट ऑल लेवल्स। अहंकार का मैंने एक बूंद अपने अंदर नहीं रखा। आप मेरे पूर्वज हैं, मैं सरेंडर करता हूं। ठीक, आपके जो भी कर्म वो आपका कर्मा जाने, मेरे पूर्वज होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं। ठीक, कई बार नाराजगी इतनी गहरी होती है कि हम माफ नहीं कर पाते। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए पॉइंट ऑफ कनेक्शन याद कीजिए। क्या होता है पॉइंट ऑफ कनेक्शन? सोचिए कि अभी तो चलिए आपकी नाराजगी है उस व्यक्ति से, उस पल को याद कीजिए जब ये जो नाराजगी हुई थी, ये जो सेपरेशन हुआ था उससे, साइकिक सेपरेशन, उससे पहले जब रिश्ते अच्छे थे उस दिनों को याद कीजिए। इससे आपको लगाव फिर से महसूस होगा। कभी तो ये सेपरेशन हुआ होगा, उससे पहले के पलों पे जाइए, उस पल पे ध्यान दीजिए, उस पे मेडिटेट कीजिए, उसको याद कीजिए, आपके मन में अपने आप वो प्रेम फिर से उभरेगा। अगर ये नहीं हो पा रहा, आप कहें कि सर मुझे तो कोई पल ही याद नहीं है जब अच्छे रिश्ते रहे हो, उससे भी ऊपर चले जाइए। मान लीजिए अगर माता पिता से, किसी से भी, जब आप गर्भ में थे तब तो कोई पल रहा होगा जब माता पिता ने प्रेम किया हो, उस पल को याद कीजिए। जब अजनबी रहे होंगे तब तो वो रहा होगा कि एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रही होगी, उस पल को याद कीजिए। उस पल पे जाइए जब चीजें ठीक थी, वो मोमेंट ऑफ वननेस बियॉन्ड सेपरेशन, वो मोमेंट ऑफ वननेस बियॉन्ड सेपरेशन। ठीक, अगर वो एक सेकंड के लिए भी आया तो भी, अगर वो एक सेकंड के लिए भी आया हो तो भी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट, आप एक सेकंड के लिए भी अगर वो आया हो तो भी वो इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट रिमेंबर, आपकी सोल रिमेंबर करती है, आपकी सोल याद करेगी, वो सोल उस बात को याद रखेगी। ठीक, आप मेडिटेशन कीजिए, उस सोल में आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये सारे जजमेंट बाद में शुरू होते हैं, उन जजमेंट के पहले चाहिए जब हम अनकंडीशनल थे। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट बैक। इस तरह से आप फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी आगे बात शुरू करेंगे। ये है, हमने जो आपको बताया, इट इज कॉल्ड जेनेटिक मेमोरी। अब हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड सेल्यूलर मेमोरी। बड़ा खूबसूरत, बड़ा गहरा और महत्वपूर्ण है। क्या होता है सेल्यूलर मेमोरी? पूरा हमारा जो शरीर है ये ऑर्गन से बना है, हर ऑर्गन टिश्यू से बना है, हर टिश्यू सेल से बना है। वो सेल भी मेमोरी कंटेन करता है। हमारे शरीर के अरबों सेल में अपनी मेमोरीज है। हर इश्यू जो हमारे जीवन में जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, उनकी याददाश्त शरीर के सेलों में है अभी, सेल्स में है अभी। इसी याद को सेल्यूलर मेमोरी कहते हैं। हर इंसिडेंट, छोटा बड़ा, हर घटना, सेल शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है जिससे हम बने। वहां भी हमारी यादें स्टोर्ड है। क्या क्या स्टोर्ड है उन सेल में? तो ये जो यादें हमारे शरीर के सेल्स में स्टोर्ड है, इसको सेल्यूलर मेमोरी कहते हैं। हर सेल में कुछ ना कुछ स्टोर्ड है। ये पूर्वजों से नहीं आया, हमारे अनुभव है। इस तरह ये डीएनए से अलग है। वो जो जेनेटिक मेमोरी है वो हमें पूर्वजों से मिली है। ये जो सेल्यूलर मेमोरी जो हमारे डीएनए में है, ये हमारे अनुभव है। क्या क्या स्टोर्ड है हमारी सेल्स? बचपन का हर अनुभव स्टोर्ड है। बचपन में अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस देखी, माता पिता को लड़ते देखा, पिता ने हमें मारा, पिता ने माता को मारा, वो सब स्टोर्ड है। सारे ट्रॉमेटिक इवेंट स्टोर्ड है, सारे दुख के पल, अच्छे पल भी, सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन स्टोर्ड है। जब भी आप कुछ बोल नहीं पाए, आंसुओं में रह गए, वो स्टोर हो गया। सारे क्रॉनिक पेन, बहुत लंबे समय तक अगर आपको कोई दर्द रहा हो, आप सीढ़ियों से गिर गए हो, आपको कोई दर्द ऐसा रहा हो जो बार बार होता रहा,
लॉन्ग पीरियड पेन रहा हो, वो भी स्टोर्ड है सेल में। रिलेशनशिप इश्यूज कुछ रहे हो आपके सिबलिंग्स के साथ, आपको लगता है कि सिबलिंग्स को ज्यादा महत्व मिला, भाई बहनों को ज्यादा महत्व मिला, आपको उतना महत्व नहीं मिला, वो सारी बातें आप भूल गए, आपके सेल आज भी याद रखते हैं। और कोई जितने आपका जीवन बीता है, सारे लाइफ इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज किसी के साथ रहे हो, किसी ने धोखा दिया, अबंडन किसी ने अकेला छोड़ दिया, लोनलीनेस अकेलापन, एंजाइटी किसी भी तरह, किसी बात से आप शर्मिंदा हुए हो, बहुत गहन शर्मिंदगी हुई हो, वो सेल ने स्टोर कर ली है। अनसेफ आपने फील किया, कहीं स्टक आप फील कर रहे हो, अटक गए हैं कहीं, कोई भी तरह का अनएबल टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी भी तरह की आपकी ऐसी याद, वो सब हमारे सेल्स में एनर्जी फॉर्मेट में होती है। इस याद के 3 कंपोनेंट होते हैं। इस याद के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला फैक्ट, दूसरा फीलिंग, और तीसरा रेस्पॉन्स। ये जो याद होती है हमारी सेल्यूलर मेमोरी में, इसके 3 कंपोनेंट है, फैक्ट, फीलिंग एंड रेस्पॉन्स। ठीक, फैक्ट जो एक्चुअली हुआ था उस समय जब हम छोटे थे, फीलिंग मैंने क्या महसूस किया था, दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई घटना हुई पर मुझे बहुत बुरा लगा, वो घटना ऐसी नहीं थी पर मुझे बुरा लगा, फैक्ट। दूसरा इस फीलिंग, मैंने कैसे फील किया। तीसरा रेस्पॉन्स, मैंने तब क्या किया, मैं चुप रह गया, मैंने गुस्सा किया। ये तीनों मिलके वो याद में बैठे हुए हैं। और अगर वो अनप्रोसेस्ड है, अनएक्सप्रेस्ड है, तो सारे ट्रॉमास अंदर स्टोर्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी मेमोरीज में, फाइन, और हमारे पूरे शरीर के अरबों सेल में वो इन होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, कई बातें आप लॉजिकली तो समझ जाते हैं पर शरीर नहीं मानता उस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर दीजिए, आपको सबने पीठ ठोक दी, वेरी गुड, तुम्हारी तैयारी अच्छी, तुम अच्छा करोगे, पर बॉडी फिर भी नर्वस फील कर रही है, पसीना आ रहा है, शरीर नहीं मानता। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हाथ खड़ा करें अगर ऐसा हुआ कि लॉजिकली आप किसी बात से कन्विंस्ड हैं पर स्टिल आपको परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। लॉजिकली यू नो ये फालतू की बात है, फालतू की एंग्जाइटी है। कई लोग सपने देख लेते हैं, सपने देखने के बाद जब वापस जागृत होते हैं तो उनको पता है वो सपना है, बट स्टिल इट इज डिस्टर्बिंग। लॉजिकली यू नो आप 1 घंटे का भाषण दे सकते हैं पर बॉडी नहीं मानने को तैयार। ये सेल्यूलर मेमोरी है। मानो शरीर का अपना एक अलग ब्रेन हो, सुन ही नहीं रहा है। एग्जाम का फोबिया, सारा कोर्स खत्म हो चुका है, अच्छे से याद है, 3 बार रिवीजन हो गया तो भी शरीर मानने को तैयार नहीं। कितनी बार इस तरह की चीजें हमारे आसपास होती हैं। ठीक, तो जो भी हमारे अनुभव हैं, उन सब के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारे सेल्स में है। ऐसा क्यों होता है? शरीर क्यों नहीं समझता लॉजिक की भाषा? हम कितने ही तर्क देते हैं, बॉडी क्यों नहीं समझती? क्योंकि बॉडी के पास बहुत सारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं पहले से, और बॉडी को एग्जैक्टली रिमेंबर होता है आपने कैसा महसूस किया था उस समय। ठीक, और वो जो रिकॉर्डिंग है पिछले सब, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में प्रेजेंटेशन देते समय आप थर थर कांपे थे, अब आप जब भी प्रेजेंटेशन देंगे तो बॉडी की वो सेल्यूलर मेमोरी फिर से ट्रिगर हो जाएगी और शरीर फिर से घबराने लगेगा। अब कोई कारण नहीं है घबराने का, पर फिर भी शरीर घबराएगा। कहीं कोई जगह ऐसी थी जहां आपने बड़े दुख उठाए थे, आज आप मजबूत हैं, सबल हैं, आप उस जगह फिर से जाइए, आपका बीपी बढ़ने लगेगा। आप उस समय फिर से जाइए, आप थोड़ा सा आपको अनईजी लगने लगेगा। कि कौन अनईजी लगवा रहा है? हम एक व्यक्ति को जानते हैं, हमने पहले भी बताया था, उनको अपने ससुराल में काफी कष्ट उठाने पड़े जब उनके बच्चे छोटे थे। जब उनके बच्चे बड़े हुए, अब वो महिला मजबूत है, बच्चों ने सारा जिम्मेदारी संभाल ली, पर आज भी जब वो महिला अपने ससुराल वापस जाती है तो उनका बीपी बढ़ने लगता है। अब कोई कारण नहीं है, पर शरीर की यादें हैं, सेल पहचान जाते हैं उस सब चीजों। एंड अगेन, जब भी आप उस सिचुएशन में फिर से जाएंगे अगली बार, बॉडी के सेल तुरंत बोलेंगे, हाँ ये अनुभव मुझे पता है, ये लोनलीनेस का अनुभव मुझे पता है, ये सैडनेस का अनुभव मुझे पता है। गरीबी तक का, राज कुंद्रा कहते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, मुझे गरीबी से नफरत है। ये नफरत, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन सेल्स में चले जाते हैं।
अब जैसे इनसिक्योरिटी आती है तो इंसान के अंदर वो सेल, शरीर अनकंफर्टेबल होने लगता है, पसीना आने लगता है कि मैं फिर से गरीब ना हो जाऊं, तो इंसान फिर सही गलत भी नहीं सोचता। तो आपकी सेल्युलर मेमोरी, किसी व्यक्ति के, किसी एक अभिन्न व्यक्ति का कार में एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, वो दर्द शरीर में स्टोर हो गया। अब वो व्यक्ति कार में सो ही नहीं पाएगा, बार बार उसको जैसे सोएगा सेल उसे उठा दे और उसको कार में नींद नहीं आएगी, क्योंकि कार में एक अभिन्न को खोया था। ये सब सेल्युलर मेमोरी। लॉजिकली आपको अच्छे से पता है पूरी सड़क पे कोई दूसरी कार ही नहीं है, कार आपकी 20 की स्पीड पे चल रही है, आप 10 तर्क दे दीजिए, पर शरीर सेल्युलर मेमोरी से चलता है। किसी का सेक्सुअल अब्यूज हुआ था बचपन में, अब आपको बहुत अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिली है, सब कुछ परफेक्ट है, पर स्टिल यू विल बी अनकंफर्टेबल बिकॉज इट इज द सेल्युलर मेमोरी। वो सेल्युलर मेमोरी आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। ठीक, आप जानवरों को देखिए, एक जानवर ऐसा है जिसको बचपन में अब्यूज किया, जो छोटा था उसको बार बार मारा गया था, ठीक है, आप अगर उसके सिर पे बार बार मारा गया था, अब आप उस जानवर के सिर पे छुओ, गुर्राने लगेगा, भले वो आपका पालतू जानवर है। एक जानवर अगर आप उसको एक उम्र के बाद उसको पालिए और उसको खाना खाते समय मारा गया हो, अब आप उसको खाना खाते समय हाथ लगाइए, गुर्राने लगेगा, क्योंकि वो उसकी सेल्युलर मेमोरी है। आपके शरीर में कहीं कोई इचिंग है अनएक्सप्लेन्ड, ये आपकी सेल्युलर मेमोरी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स भी इसी तरह की चीजों का होता है। तो ये सब चीजें हमारे शरीर की सेल्युलर मेमोरी है, बड़ी गहरी। इसीलिए तो नार्को टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि जब लोग झूठ बोलने के लिए बैठते हैं तो मन को तो मजबूत कर लेते हैं, पर जैसे ही झूठ बोलते हैं शरीर अनकंफर्टेबल होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, आपका हार्मोन्स में चेंज होने लगते हैं, तो नार्को टेस्ट पकड़ लेता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे विचारों का ही तो आईना है। शरीर लगातार हमें बताता रहता है अगर हम सुनने को तैयार हैं। हमारा हर विचार शरीर के अरबों सेल को प्रभावित करता है। कोई क्लिष्ट थॉट आएगा तो क्लिष्ट विचार शरीर होने लगेगा, अक्लिष्ट विचार होंगे आपके तो आपका शरीर भी अक्लिष्ट रहेगा। अगर आप बार बार बहुत क्लिष्ट सोचते हैं, बहुत परेशानी की बात सोचते हैं, आपको झुर्रियां जल्दी आ जाएंगी। आपने कभी देखा है कोई कुरूप बच्चा? आज तक हमने तो नहीं देखा। बच्चे कभी कुरूप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अक्लिष्ट सोचते हैं, नॉन कॉम्प्लिकेटेड उनकी सोच होती है, तो शरीर भी सिंपल होता है, सुंदर होता है। आप रेयरली कोई सुंदर बुजुर्ग को देखें, क्योंकि एक उम्र आते आते इंसान बड़ा क्लिष्ट सोचने लगता है, तो उसका असर शरीर पे होने लगता है। सो बहुत कुछ जो हमारी ईज है और डिस ईज है, ये दोनों हमारे विचारों पर निर्भर करती है। हमारे विचार ही हमें एट ईज रखेंगे या फिर डिस ईज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बार बार दिमाग में बार बार ये विचार आता है कि मेरे साथ कुछ गलत है, ठीक, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, और सेल्फ परफॉर्मेंस का आप बहुत प्रेशर रखते हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं, या फिर आपके अंदर बहुत सारा सप्रेस्ड एंगर है, इस केसेस आपके शरीर में माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द आपका ऑफन होने लगेगा। अगर आपका सिर दर्द बिना कारण हो रहा है तो इनमें से कोई कारण हो सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा, अगर किसी का कान दर्द होता है बार बार बिना कारण यूं ही, तो कुछ है, जरा ध्यान दीजिए, जो आप सुनना नहीं चाहते, या जो आपने सुना है उसके प्रति आपके अंदर बड़ा गहरा गुस्सा है, तो शरीर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपकी सेल्युलर मेमोरी में स्टोर हो गया। कान दुखता है आपका, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के कान दुखते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा बहुत कुछ सुनना पड़ता है जो सुनना नहीं चाहते। शुरू के 10 साल में 1,70,700 बार ना सुनते हैं, नो मत करो, इसीलिए उनके कान दुखते हैं। कितना कुछ, कई बार वो माता पिता की लड़ाइयां सुनते हैं, कितनी कुछ चीजें वो सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहते, तो कैसे एक्सप्रेस करें? उनका शरीर एक्सप्रेस करता है, कान दुखता है। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, पर यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हम ये कह रहे हैं कई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, ठीक, कुछ है जो आप देखना नहीं चाहते पर आपको देखना पड़ रहा है। आपको जीवन भर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांध दिया जाए, रख दिया जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको चश्मा यूं लगेगा,
क्योंकि रोज आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा। ठीक, आप ऐसी जगह नौकरी करना चालू कर दीजिए जहां बॉस आपको पसंद नहीं आ रहा। आप बॉस का कुछ नहीं कर सकते, आपके चश्मे के नंबर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आप कुछ भी, आप खुद के बारे में कुछ नहीं देखना चाहते। अच्छा, पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं देखना चाहते, आपको देखना पड़ा हो, प्रेजेंट में कुछ हो रहा हो, या फ्यूचर में कुछ ऐसे होने की संभावना है जो आप नहीं देखना चाहते, तो क्या करता है शरीर? आप देखना नहीं चाहते तो आपका विजन ही ब्लर कर देता है। चलो, लेट्स ब्लर द विजन, फाइन। इसीलिए जरूरी है कि घटनाओं को रिफ्रेमिंग करने की जरूरत है, सही सही तरीके से देखने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी गर्दन में अक्सर इश्यू होता है, गर्दन कड़क होती है, गर्दन दुखती है, और इट इज अ डिफिकल्टी फॉर यू फॉर नो रीजन, ठीक, इसके कई कारणों से ये हो सकता है। आप इनफ्लेक्सिबल हैं क्या अपनी सोच में? आप बस माय वे और हाईवे, ठीक, दूसरों का स्टैंड पॉइंट देखना ही नहीं चाहते, बड़े जिद्दी हैं, सेल्फ राइटियसनेस, बस मैं सही हूं। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? देखिए, शरीर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। थ्रॉट इश्यूज, आपको बार बार गले में खराश होती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और नहीं बोल पा रहे? कुछ ऐसा हो और आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पाए, यू कुडंट स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ऐसे में आपको टॉन्सिल्स जल्दी हो जाएगी। वो गुस्सा कहां निकलेगा ना? वो घाव आपकी सेल्यूलर मेमोरी पे चला जाएगा। फाइन, आपने अपनी क्रिएटिविटी दबा के रखी है क्योंकि आपका परिवार पसंद नहीं करता, आपको थ्रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, यू कुडंट डू व्हाट यू वांट टू डू, आप जॉब करना चाहते हैं, परिवार नहीं करने दे रहा है। आप ऐसे घर में, ऐसी स्थिति में हो कि आपको सबको खुश रखना पड़ रहा है अपनी कीमत पर। चेंज कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में वो चेंज आए, पर आ रहा है। इस सब का असर आपके घर में, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आप, विरोध नहीं कर पा रहे। पीठ आपकी बहुत दुखती है क्या? कई कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है पीठ दुखने का, जब लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? कोई लाइफ पार्टनर हो, कोई जॉब हो, प्रेम हो, कोई सोलमेट हो, फैमिली हो, स्पाउस हो, कुछ भी हो, फाइनेंसेस हो, समाज हो। जब सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है तो पीठ दुखने लगती है। इसमें भी जिन लोग इसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने पाया कि अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं है तो अपर बैक दुखता है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, अकेलेपन का एहसास होता है। अगर गिल्ट है तो मिडिल बैक दिखता है, और अगर बिल्कुल फाइनेंसेस परेशान कर रहे हैं, बर्न आउट हो गए, बहुत थक जाते हैं, तो लोअर बैक दिखता है। हमारा शरीर हमसे बात करता है पूरे समय, वो बताता है। ठीक, हाथ आपके, हाथ का मतलब है आप एम्ब्रेस करें पूरे जीवन के अनुभवों को, कैपेसिटी टू एम्ब्रेस। सो अगर वो कैपेसिटी पूरे जीवन के अनुभवों को लेने की, संभालने की कैपेसिटी कम है तो अपर आर्म्स आपके दुखेंगे। एबिलिटी आपकी कम है तो लोअर आर्म्स दुखेंगे। इमोशनल आप संतुष्ट नहीं है, इमोशनली खालीपन है तो आपके जॉइंट्स दुखेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी आप में कम है तो आपके एल्बोज दुखेंगे। ठीक, इस तरह से अगर आपको जीवन में प्रेम की कमी दुख लगती है तो आपके बीपी की प्रॉब्लम होगी। प्रेम की कमी से हार्ट में प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेजेस की संभावनाएं बढ़ सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर वन ऑफ द रीजंस मे बी दिस आल्सो। जीवन में प्रसन्नता की कमी है तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नया अनुभव है जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो आपके पेट की प्रॉब्लम होने लगेगी। यू कुडंट डाइजेस्ट समथिंग। कुछ अनुभव हुए हैं जीवन में, कुछ नए परिवर्तन आ रहे हैं, इसलिए याद कीजिए जब लोग पहली पहल फ्लाइट में बैठते थे, नया अनुभव है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती थी। इंटरव्यू देने जाएंगे, पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैर दुखने लगेंगे आपके। अगर आप जहां होना चाहते हैं और वहां नहीं है आज, और ये बात बार बार आपको खाती है, आपके पैर। ईगो, प्राइड अगर आप में बहुत ज्यादा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपके घुटने दुखेंगे, जिद्दी हैं आप तो। ठीक, अगर आपके व्यक्तित्व पे कोई आघात हो रहा है तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे शरीर आपको बताता है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है? करें क्या फिर? सेल्यूलर मेमोरी रिलीज कैसे करें? वी नीड टू डीप्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। हमें डीप्रोग्राम करना पड़ेगा एंड रीप्रोग्राम करना पड़ेगा एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इन राइट मैनर। निगेटिव फीलिंग्स जितनी भी हैं, जितनी भी हमारी सेल्यूलर मेमोरी में एनकोड हो गई, उनको वापस निकालना पड़ेगा
और उनको सही पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक हीलिंग तभी होती है जब वो सेल्यूलर मेमोरी पे हो, जब सेल से वो रिलीज हो जाए। ठीक। सो कैसे क्या क्या करें डीप्रोग्राम और रीप्रोग्राम करने के लिए? पहला, डीप्रोग्राम एलिमिनेट कीजिए जो भी बुरा है उसको कैसे करें, और रीप्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए सही विचार को। फर्स्ट, हैव अ लविंग लिसनर, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर हो जो आपकी बात को सुने। सेकंड, हैव एन एनलाइटेंड विटनेस, कोई मेंटर हो जिससे आप शेयर कर सके, एनलाइटेंड, जो वृहद देख सकता हो। तीसरा, साउंड हीलिंग, नाद योग, मंत्र योग, इसको उपयोग कीजिए। चौथा, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। पांचवा, राइट अबाउट योर पेनफुल एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में लिखिए। चलिए आज हम गाइडेड मेडिटेशन करके देखेंगे। ठीक। आज हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में ले जाने वाले हैं ऑन सेल्यूलर मेमोरी रिलीज। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और एक मेडिटेटिव सेशन में हम जाएंगे। मेडिटेशन सेशन ऑन सेल्यूलर मेमोरी रिलीज। हमारे शरीर में जहां भी कोई दर्द, वेदना, परेशानी छुपी है, चलिए उस पर काम शुरू करते हैं। तो अपने आप को उस स्थिति में लाइए और बिल्कुल कंफर्टेबली अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कीजिए। बहुत अच्छा। आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, जिस भी स्थिति में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें, गहरी सांस बाहर छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस अंदर, बाहर छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस अंदर, बाहर छोड़ें। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करें। अपनी सांसों की ओर जागरूक हो जाए। अपनी सांसों की लय पर ध्यान दीजिए। सांस को अंदर आने दीजिए, बाहर जाने दीजिए। रिदमिक ब्रीदिंग कीजिए। सांसों के साथ बने रहिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। एक्सीलेंट। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और अपने शरीर के हर हिस्से में इस सांस को फैल जाने दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस प्राणिक ऊर्जा को अपने शरीर के हर अंग तक फैल जाने दीजिए। पूरी तरह से शांत, स्थिर, निश्चिंत, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर से इस प्राणिक ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से तक फैल जाने दीजिए। इस प्राणिक ऊर्जा की तरंगों को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड।
अपने पैर को पूरी तरह से शिथिल कर दीजिए। रिलैक्स्ड। अपनी जांघों को पूरी तरह से शिथिल कर दीजिए। रिलैक्स्ड। अपने हिप्स को पूरी तरह से शिथिल कर दीजिए। एक्सीलेंट। रिलैक्स्ड। अब अपने पेट को पूरी तरह से विश्राम में ले आइए। रिलैक्स्ड। अपनी कमर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। लूज छोड़ दीजिए। अपने हार्ट को, अपने हृदय को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। पूरी तरह से शांत, कंफर्टेबल। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत बहुत ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब आपके चेहरे की स्किन को, गालों के स्किन को रिलैक्स कर दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। और अब अपने मस्तक को रिलैक्स कर दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। शरीर का अंग अंग रिलैक्स्ड हो चुका है। अब इस स्थिर व शांत मनोदशा में अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। हर आती सांस के साथ ये प्राणिक ऊर्जा पूरे शरीर को प्रवाहित होने दें। यही ऊर्जा इस शरीर को जीवन से जोड़े रखती है। यही प्राणिक ऊर्जा इस शरीर को स्वास्थ्य से जोड़े रखती है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह मुझे आंतरिक प्रसन्नता, भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक स्थिरता और शारीरिक दृढ़ता देता है। बहने दीजिए इस ऊर्जा को पूरे शरीर। पूरा शरीर इस ऊर्जा से सराबोर है। किंतु कभी कभी किसी भावनात्मक कष्ट, चोट या अनुभव के कारण इस ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। जीवन के कुछ कटु अनुभव शरीर के किसी अंग में इस ऊर्जा का संकुचन कर देते हैं। ये ऊर्जा शरीर के कुछ अंगों में संकुचित होने लगती है। अब हम अपने शरीर के अंगों में प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को सूक्ष्म रूप से महसूस करेंगे। बिल्कुल सूक्ष्म, उस ऊर्जा के साथ बहते हुए एक एक अंग का आकलन करेंगे। महसूस करेंगे कि किस अंग में प्राणिक ऊर्जा का संकुचन हो रहा है। प्राणिक ऊर्जा बाधित हो रही है। अपने इंट्यूशन पे, सहज बोध पर पूर्ण विश्वास कीजिए। यू एग्जैक्टली नो व्हाट, आपको अच्छे से पता है कहां ये ऊर्जा बाधित हो रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
बिल्कुल सही इंट्यूशन है। बस प्रवाह के साथ बने रहिए, साक्षी बने रहिए। स्वतः शरीर के एक अंग में आपको असहजता महसूस होने लगेगी। देखिए कौन सा अंग असहज हो रहा है, उस असहजता को महसूस करें, पूर्ण महसूस करें। जैसे ही हम 3 से 1 गिने, आप उस अंग की असहजता को और महसूस करने लगे। पूर्ण शांत होकर शरीर का एक अंग अपनी असहजता व्यक्त करेगा। 3, ऊर्जा के साथ शांत भाव से बहते रहिए। 2, अब आपको महसूस होने लगा है कि शरीर का एक अंग थोड़ा असहज हो रहा है। जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपका ध्यान उस अंग पर केंद्रित हो जाएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सहज बोध पर विश्वास रखें। आपकी चेतना को अच्छे से पता है। 1, बिल्कुल उसी अंग पर ध्यान केंद्रित है। वो अंग कोई सा भी हो सकता है। सिर, गर्दन, आंख, नाक, कान, पैर, पेट, हृदय, जांघें, जननांग, घुटने, तलवे, कोई सा भी अंग हो सकता है। पूरी तरह से केंद्रित कीजिए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हम अपनी चेतना के साथ उस अंग के अंदर उतरेंगे, गहरा अंदर उतरेंगे। 3, उस अंग पर चेतना का पूर्ण केंद्रण, उस अंग पर चेतना का पूर्ण केंद्रण हो गया है। 2, उस अंग के अंदर के टिश्यूज में चेतना का संचार। आप एक एक टिश्यू में होके अपनी चेतना को गुजर रहे हैं। चेतना एक एक टिश्यू से होके गुजर रही है। अब हम जैसे ही 1 कहेंगे, आप उन सेल को महसूस करेंगे जहां यह असहजता है। एग्जैक्टली उन सेल्स को महसूस करेंगे, बहुत सघन अंदर आपके अस्तित्व के। 1, अब आप उस असहजता को सेल के स्तर पर महसूस कर पा रहे हैं। साक्षी बने उस असहजता को, देखें उसे, महसूस करें उसको। क्या वो असहजता उथली है या गहरी है, निश्चित करें। खुद को बोल के बताएं मन में, उथली है या गहरी है। मन ही मन बोलिए, वेरी गुड। वो असहजता भारी है या हल्की है, फिर से मन ही मन बोल के बताइए खुद को,
वो भारी है या हल्की है? महसूस कीजिए उस असहजता। कितनी बड़ी है वो असहजता? अगर कोई आकार होता है इसका, तो क्या ये शरीर से भी बड़ी है या शरीर से छोटी है? खुद को इस प्रश्न का उत्तर दें। वो असहजता कितनी बड़ी है? क्या वो आपके शरीर से भी बड़ी है या शरीर से छोटी है? खुद को उत्तर दें और अब उस असहजता को एक आकार दें। कोई भी एक आकार, आकृति दें। और अब उस असहजता को एक रंग दें। कोई भी एक रंग। आपकी चेतना सब जानती है। उस चेतना को पिक करने दीजिए, उठाने दीजिए कोई भी रंग। अपने सहज बोध पर विश्वास कीजिए। और अब आप जब जान चुके हैं कि वह असहजता उथली है या गहरी, भारी है या हल्की, शरीर से छोटी है या बड़ी, उसका आकार आप देख पा रहे हैं, उसका रंग देख पा रहे हैं। अब इस आकार, रंग, वजन और गहराई को और इस आकृति को अपनी आंखों के सामने लेके आइए। अपनी चेतना के समक्ष लेके आइए। उसे देखिए अपने समक्ष। चेतना से उसे महसूस कीजिए, मानो आपके सामने। उस आकृति को ऊर्जा रूप में महसूस कीजिए, जैसे बिल्कुल आपके सामने। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। इस आकृति को जो असहजता है, इसको अपने सामने लाइए और अब उससे पूछिए, तुम कौन हो? तुम कौन सा भाव हो? तुम दुख हो, दर्द हो, अकेलापन हो, कोई छुपा गुस्सा हो, शर्म हो, ग्लानि हो या पछतावा हो? कौन हो तुम? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। उसके उत्तर को महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। वो असहज आकृति जो भी उत्तर दे रही है, उसे महसूस कीजिए। Receive it. Excellent. Very good. और अब जब हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने जीवन की उस घटना में पहुंचेंगे जिस घटना से यह भाव जुड़ा हुआ है। वह पिछली घटना जिससे यह भाव व्यापक हुआ, घना हुआ, सघन हुआ। ये जो भी भाव इस आकृति के पीछे है, हम उस घटना पे जाएंगे। 3, आपकी चेतना अपनी सघन सजग यात्रा से उस समय की ओर बढ़ रही है जब वो घटना हुई थी, जो इस भाव से जुड़ी हुई है। 2, अपनी चेतना के बोध पर विश्वास कीजिए। उसे सब पता है। जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप अपने जीवन के एग्जैक्टली उस पल में पहुंचेंगे जब ये घटना घट रही थी, जो इस भाव से संबंधित है। 1, अब आप एग्जैक्टली उस पल में पहुंच चुके हैं। उस पल को महसूस कीजिए। देखिए आप कहां हैं।
आसपास कौन लोग हैं? क्या हो रहा है वहां? डूब जाइए उस घटना में, महसूस कीजिए जैसे ये अभी ही हो रहा है। Relive it as if it is happening now. क्या स्थिति है? महसूस कीजिए क्या हो रहा है। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस घटना से दूर हटकर हम इस पूरी घटना को उस असहज आकृति में फिर से समा देंगे। 3, इस घटना से हम दूर हटना शुरू करें। अपनी चेतना को इस घटना से दूर करना शुरू कीजिए। 2, आपके समक्ष फिर से वही आकृति लेके आई, वो असहज आकृति जिसका एक आकार, रंग, वजन और गहराई है। और जैसे ही हम 1 कहेंगे, इस घटना को उस आकृति में समा दीजिए, उस असहज आकृति में। उस घटना से दूर, उस घटना को उस आकृति में समा दीजिए। 1, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप अपनी चेतना के समक्ष उस आकृति को देख पा रहे हैं जिसमें एक घटना है, एक भाव है और असहजता है। उस आकृति को अपने समक्ष लाकर उससे पूछिए कि इस घटना में मेरे लिए क्या सकारात्मक संदेश है। अपनी चेतना में इस प्रश्न को उठाइए। स्वतः वो आकृति इस प्रश्न को महसूस करेगी। उस आकृति को अपने समक्ष लाके पूछिए, इस घटना में मेरे लिए क्या सकारात्मक संदेश है। और बिल्कुल ध्यान से रिसीव कीजिए। आपकी चेतना को सब पता है। जस्ट रिसीव। यह घटना मुझे क्या सिखाने के लिए हुई है? मुझे क्या सीखना है इस घटना से? वो आकृति उत्तर देगी। इस घटना ने मुझे कैसे बेहतर, मजबूत या परिपक्व बनने में मदद की है? इस घटना का
मेरे जीवन में क्या सकारात्मक योगदान है। उत्तर को गहराई से महसूस कीजिए। क्या मुझे सीखना है उस घटना से? उस उत्तर को मन ही मन एक बार फिर से बोलिए, खुद को बताइए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहें, हम अपनी चेतना को और ऊपर उठाएंगे और अपने सोल मास्टर से उनके समक्ष अपनी चेतना को पाएंगे। हम सबके सोल मास्टर इस कायनात में हैं। 3 और ऊपर, चेतना को और ऊपर उठने दीजिए। 2 और ऊपर उठने दीजिए उस पूरी घटना से। और अब हम जैसे कहेंगे 1, आप खुद को अपने सोल मास्टर के समक्ष पाएंगे। 1, अपने आसपास अपने सोल मास्टर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो कंपैशनेट, दयालु सोल मास्टर जो हमेशा हमारे साथ रहे पूरे अनंत जन्मों की यात्रा। उनकी ऊर्जा को नमन कर कर उनसे पूछिए, ओ माय सोल मास्टर, इस घटना ने मेरे जीवन को कैसे बेहतर बनाया है? इस घटना का मेरे जीवन में क्या सकारात्मक योगदान है? मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे दिशा दीजिए। बिल्कुल शांत होकर सुनिए, महसूस कीजिए सोल मास्टर का उत्तर। Trust your intuitions. You exactly know कि सोल मास्टर क्या कह रहे हैं। वो उत्तर एक बार मन में बोल के देखिए, खुद को बोलिए फिर से। और अब इस परिपक्व, नई, गहरी इंसाइट के साथ सोल मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ खुद को कहें कि मैं खुद को उस दुख, दर्द, असहजता भरी घटना और भावनाओं के गिरफ्त से मुक्त करता हूं। मैं खुद को उस दुख, दर्द और असहजता भरी घटना और भावना की गिरफ्त से मुक्त करता हूं। मैं इस नई समझ को आत्मसात करता हूं। अपने सोल मास्टर की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में उनके आशीर्वाद स्वरूप महसूस कीजिए।
एक एक अंग आपका उस अनंत कॉस्मिक ऊर्जा से भर गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पूरे शरीर को पुलकित कर रही है। एक एक अंग, एक एक सेल आपका उस ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा है। और अब इस पूरी नई समझ को, इस पूरी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को एक खूबसूरत आकृति का रूप दीजिए। एक ऊर्जावान, सुंदर, शांत रूप। बहुत सुंदर रूप दीजिए इस पूरी नई समझ, ऊर्जा, विचार। सोल मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को लेकर एक नया रूप दीजिए। अब अपने सोल मास्टर की मौजूदगी में उस पुरानी आकृति को इस नई, बेहतर, पॉजिटिव, ऊर्जावान आकृति में समा जाने दें। आप देख सकते हैं वो पुरानी असहज आकृति इस नई आकृति में समा गई, इस नई आकृति में घुल गई, समाप्त हो गई। आप देख पा रहे हैं कैसे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और एक बेहतर नई समझ, ऊर्जावान समझ स्थित हो गई। अब इस नई आकृति को और अधिक ब्राइट और बड़ा करें, और अधिक चमकदार और बड़ा बनाइए। बहुत विराट, और अपने सामने से मुस्कुरा के देखें। अब इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने सोल मास्टर से प्रार्थना कीजिए कि इस आकृति को मेरे शरीर के उस अंग में आत्मसात कर ले जो असहज था। सोल मास्टर से प्रार्थना करें कि इस अनंत ऊर्जा को मेरे शरीर के उस अंग में स्थापित कर ले जो असहज था। महसूस कीजिए सोल मास्टर की ब्लेसिंग्स उस नवीन ऊर्जा पुंज के रूप में आपके शरीर के उस अंग को नई तरंग ऊर्जा से भरपूर कर रही है। यह अंग अब पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। आपके शरीर के एक एक सेल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और अब जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप सोल मास्टर को धन्यवाद देकर, उनका आशीर्वाद लेकर अपने शरीर की यात्रा पर पुनः लौटेंगे। 1, आप सोल मास्टर को धन्यवाद दीजिए। उन्हें धन्यवाद दीजिए इस हीलिंग के लिए, इस ऊर्जा के लिए, और उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए।
2, वापस अपने शरीर की ओर की यात्रा प्रारंभ। 3, इस प्राणिक ऊर्जा के साथ इस शरीर में वापसी। 4, इस शरीर में पुनः प्रवेश। 5, आपकी चेतना पुनः अपने शरीर में समा गई। पुनः प्राणिक ऊर्जा को इस अंग में प्रवाहित होने दें। इस अंग की प्रत्येक कोशिका, टिश्यू अब इस नवीन ऊर्जा से, तरंग से प्रफुल्लित और आनंदित हो रहा है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस रिलैक्सेशन। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, completely relaxed. जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।